जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हम आपको बाटे के 7 सेक्शन में लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ निहाल जी जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम बाटे का 7th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आज निहाल जी एज अ गेस्ट आए हैं। ये मुंबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर हैं। इनका अपना केमिकल की फैक्ट्रीज हैं। तो चलिए आज जानते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ जर्नी कैसे रही, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं लाइफ में, और वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। निहाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडीजे न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आप अपने बारे में कुछ हमारी जनता को बताएं। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरी स्टोरी काफी थोड़ी अनयूजुअल हुई है। मेरी मदर जापान से है और मैं और वो शादी करके फिर बॉम्बे आई। मेरा जन्म बॉम्बे में ही हुआ था और पहले 17 साल में बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ। उसके बाद मैं 10 सालों के लिए अमेरिका चला गया था। तो मेरे जो फॉर्मेटिव ईयर्स है फ्रॉम 17 टू 27, जिसमें हम काफ़ी एक्सपोज हुए थे, काफ़ी लर्निंग हुई थी, काफ़ी ग्रोथ हुई थी, वो सब मेरा अमेरिका में था। उसके बाद आई मेट माई वाइफ इज़ फ्रॉम बेल्जियम। तो एज यू कैन सी वेर आई एम गोइंग विद दिस, मेरी फैमिली काफ़ी ग्लोबल है, काफ़ी डाइवर्स है। Or after getting married, my wife and I, we both moved back to Bombay. And this was just COVID के पहले 3 साल हो गया अभी। um, तो yeah, so then मैं जब अमेरिका में था तो I studied my chemical engineering, so I am a chemical and biomolecular engineer. और वो सब नॉलेज पाने के बाद आई वर्क ओवर देयर, अमेरिका में भी और लंदन में भी एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। काफ़ी सारे क्लाइंट्स थे मेरे, अलग अलग बैकग्राउंड के, टेलीकॉम इंडस्ट्री के थे, एयरलाइन इंडस्ट्री के थे, एफएमसीजी फूड इंडस्ट्री के थे। और उसके बाद 6-7 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया, क्योंकि काफ़ी सारा नॉलेज एक्वायर हो गया था, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस एक्वायर हो गया था, और आई थॉट के वी कैन पुट इट टू गुड यूज ओवर हियर। तो इंडिया आने के बाद आई जॉइन द फैमिली बिजनेस। द फैमिली बिजनेस हैज बिन इज नाउ इन इट्स 65th ईयर। तो अभी 65 साल हो गए। 1957 में शुरू किया था मेरे दादाजी ने। वो अभी नहीं रहे, 10 साल हो गए उनको, लेकिन इट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू माय फादर एंड देन नाउ इट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू माय सेल्फ। As of right now, my father, my mother, and myself, all three of us are running this business as a 100% family-owned business. And we're manufacturers of various kinds of chemicals. So जैसे कि मैंने बताया, मेरा बैकग्राउंड, मेरी स्कूलिंग केमिकल इंजीनियरिंग में थी। मेरी फादर की भी डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में है, यहाँ बॉम्बे यूडी सिटी में। तो हमारी जो कंपनी है वेर वेरी टेक्नोलॉजी फोकस, वेरी हैवी ऑन द नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ इट। तो जो हम केमिकल बनाते हैं और जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं वो कोई कमोडिटी आइटम नहीं होती है, वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, जिसका नो हाउ पूरी दुनिया में थोड़े लोग के पास होती है। So we have gathered all of that, and now we are supplying not just in India locally, but because of our highly specialized products, we are supplying all over the world. और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा ही थी पहले से, और अभी कोविड के बाद, ड्यूरिंग कोविड भी काफ़ी बढ़ी है। So I feel like we've been doing good and we've been doing well, not just हमारे खुद के लिए, but we are representing the country as a whole. दैट्स रियली नाइस सर। मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि लोग केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद दे गो टू सम गुड कंपनीज एंड दैट। ये काफी अच्छा लगा कि योर कंपनी इज अराउंड 65 इयर्स ओल्ड एंड आप अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी डिस्क्राइब किया कि आपकी अर्ली एजुकेशन ऐसे नहीं, तो सर आपकी अर्ली लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, ठीक है? कुछ आपको फेस करनी पड़ी होंगी चीजें कि यार ऐसा है। आप केमिकल इंडस्ट्री में गए तो हाउ यू चूज कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग में ही पढ़ना है? इसके पीछे का कोई मोटिवेशन जरूर रहा होगा। आई वांट टू नो दैट। एक्चुअली ये भी काफी फनी स्टोरी है। मैं जब 16-17 साल का था,
वो टाइम पे आई वाजंट वन ऑफ दोज कि मुझे पता है कि मुझे क्या करने का है। तो ऐसा नहीं था कि मुझे पता है कि वो टाइम पे क्या था कि मुझे क्रिकेट खेलना है ऐसे, या मुझे पायलट बनना है ऐसे ऐसे था। फिर क्या हुआ कि व्हेन आई वाज 17 तब काफी मेरे दोस्तों आजू बाजू पढ़ाई करने के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, दे वर गोइंग अब्रॉड। सो मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना था। वो टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या हो रहा है, जो जो लोग कर रहे हैं वैसे हम करते गए। तो ऐसे ऐसा भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, ये या इसमें इंटरेस्ट है तो ये कर, ऐसा भी कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट दैट मुझे एट द बैक ऑफ माय माइंड मुझे पता था कि हमारी कंपनी तो है, केमिकल बनाते हैं, ये तो मुझे पता था। मैं कभी फैक्ट्री नहीं गया था वो टाइम पे। तो मैंने सोचा कि देखो, मैं कुछ भी पढ़ाई कर लूँ उससे 10 साल बाद ज्यादा कुछ ऐसे डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स जितना भी हम पढ़ते हैं, जितना भी हम नॉलेज पाते हैं, कहीं ना कहीं तो यूज होता है। पर मुझे वो टाइम पे लगा कि हमारी केमिकल की कंपनी है तो शायद इसमें ऐसे शायद कुछ हो पाएगा, या शायद मेरा और कुछ काम आ सकेगा मेरा एजुकेशन। तो इस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। Whether or not I work in the chemical field or in some other field, maybe finance, maybe some corporate field, maybe banking or whatever, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करते हैं और फिर एमबीए के बाद कोई और ही फील्ड में जुड़ जाते हैं। एक्चुअली दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये मुझे पता था कि इफ आई डू एनी इंजीनियरिंग, बी इट केमिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर, और एनी अदर इंजीनियरिंग एज वेल फॉर दैट मैटर, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल या वो जो लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है, वो आ जाएगी। तो उसके उसके हिसाब से आई विल बी एबल टू डू व्हाटएवर आई फाइंड इंटरेस्टिंग व्हेन आई एम 24 और 25। तो वही, दैट वाज माय होल थॉट प्रोसेस एंड दैट वाज माय होल जर्नी ऑफ हाउ आई पिक्ड टू स्टडी केमिकल इंजीनियरिंग एंड हाउ आई एंडेड अप वेयर आई वाज। रियली नाइस, मतलब आपको पहले से क्लियर था, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट्स अ गुड थिंग। मोस्टली लोग होते हैं उनको अपना विजन क्लियर नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि वो दूसरों के उस पे चलते हैं, या दे डोंट हैव अ क्लियर विजन कि करना क्या है। ये कर लिया, फिर अरे ट्रेंड जा रहा है उस तरफ चले गए। सो दैट्स अ वेरी नाइस ऑफ यू कि आपको पहले से ही इतना था। सर अभी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप अमेरिका गए, ठीक है, अभी आपने बताया आपकी वाइफ बेल्जियम से, सो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि आप जिस समय शायद पढ़ने गए हैं तो उस समय बहुत कम रेशियो था जाने का, इतना नहीं था, ठीक है। तो कैसा क्या वहां पे आपको इन्वायरमेंट मिला, कैसे आपकी इस कॉलेज के टाइम में आपने क्या क्या फेस किया? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि हर जगह कुछ ना कुछ चैलेंजेस, चाहे वो छोटे हो या बड़े, फेस करने पड़ते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बहुत स्मूथ है तो ये एक तरह से झूठ होता है। तो क्या चैलेंजेस आपने अमेरिका जाके फेस किए केमिकली इंजीनियरिंग में? जाने से पहले तो ऐसे ही लगता था कि सब आसान ही होगा, सब हो जाएगा ऐसे, क्योंकि एक तो वो जोश होता है जब व्हेन यू आर 17 इयर्स ओल्ड कि जो भी आएगा हम देख लेंगे, क्या ही हो सकता है। और ये भी था कि पीछे पेरेंट्स का बैकिंग है। पर एक्चुअली में क्या होता है जब तुम वहां जाते हो, एक तो काफी दूर है, टाइम डिफरेंस होता है, कम्युनिकेशन लैप्स होता है। वो टाइम पे फोन्स थे पर व्हाट्सएप नहीं था, थोड़ा महंगा था कॉलिंग वॉलिंग ये सब। सो वहां पे जाने के बाद पता चला कि यार एक तो हम किसी को भी नहीं जानते, हम क्या, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू अमेरिका, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू लिव देयर। और जहां मैं गया ओहायो में, वहां आई डिडंट नो एनीबॉडी, ना कोई फैमिली, ना कोई फ्रेंड्स, ना कोई पहले से कोई कनेक्शन या ऐसा कुछ। तो क्या होता है कि वहां पे तुम लोनली पड़ जाते हो। और यही हुआ एक्चुअली। पहले 1-2 महीने तो मेरे पास किसी से बात करने को कोई था नहीं। तो जब इंडिया उठता था तब मैं फोन कर लेता था 1-2 बार, और बस उतना ही था। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि कि लोग नहीं है, हमारे अपने लोग नहीं है जिससे हम कुछ बात कर सके या शेयर कर सके या फिर बाहर जा सके, मजे कर सके। ये दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। द सेकंड चैलेंज वाज कि ड्यूरिंग आवर 17 इयर्स इंडिया में, इट वाज ऐसे कोई सिचुएशन आया नहीं था कि हमें किसी से मदद मांगनी पड़े।
तो वो हमें आता ही नहीं था कि ये कैसे करे या फिर ये कैसे करे, वो पूछने में शर्म आती थी या ऐसे कुछ थोड़ा बहुत ऐसी फीलिंग आती थी। तो वो भी एक चैलेंज था कि हाउ टू गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस ऑन योर ओन। और बात तो ये है कि कोई भी हो दुनिया में, देयर इज नो सेल्फ मेड मैन or self-made woman for that matter. Everybody has come up or move forward with the help of somebody else, either directly or either indirectly. So that was what it was. These were the, I guess, the biggest challenges. बाकी सब जो भी हो, पढ़ाई में हो या खाना बनाने में हो या ऐसे अपना घर चलाने में हो, वो सब तो मैनेज हो जाती है, वो तुम सीख लेते हो एक दो बार गलती करके। पर ये तुम कैसे सॉल्व करो कि फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स बनाने पड़ते, पूरा सर्कल पूरा नया बनाना पड़ता है। पर ये बात जरूर अच्छी थी कि हमारी तरह और भी काफी लोग थे जो अकेले आए थे, जिसको और कोई पता नहीं था। तो एवरीबडी वाज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, तो ये सारे हमारे दोस्त बन गए, और बिकॉज वी वर इन द सेम सिचुएशन, ये सारे फैमिली बन गए। और आज भी सब टच में, आज भी सब हंसी मजाक के साथ रहते हैं, और यही है। रियली नाइस। अच्छा सर, एक पर्सनल सवाल है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि जो भाभी है हमारी वो बेल्जियम से, तो उनसे कैसे हाँ। मुलाकात रही आपकी फिर? वो भी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है लाइफ में। उनसे मैं पहली बार टोरंटो में मिला, कनाडा में। क्या, तो एज यू कैन टेल हम काफी सारा घूमते हैं वर्ल्ड में, बिकॉज एक्चुअली ये भी फिलोसफी है जो हम बाद में आ सकते हैं हमारी। पर हमारी दोनों की एक कॉमन फ्रेंड है बॉम्बे में। तो मेरी जो अभी वाइफ है, वो टाइम पे शी वाज फ्रेंड्स विद हर, एंड दिस कॉमन फ्रेंड वाज विद मी इन जूनियर कॉलेज 11th-12th में। तो शी इंट्रोड्यूस्ड अस बोथ ओवर द फोन। और उस टाइम पे मैं डैलस में था, टेक्सास में, और वो बेल्जियम में थी। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग, फेस टाइम हुआ। फेस टाइम, अब एट दिस पॉइंट देयर वाज फेस टाइम, देयर वाज व्हाट्सएप वीडियो। तो उतनी द वर्ल्ड हैड ऑलरेडी चेंज्ड, कि सिर्फ फोन पे बात नहीं होती थी या सिर्फ मैसेज नहीं होता था, हम एक्चुअली एक दूसरे को देख सकते थे। तो ऐसे एक दो महीने हमें वीडियो कॉल किया, थोड़ी कंफर्ट लेवल बढ़ी। फिर उसने बताया कि वो बाय द वे डॉक्टर है। तो शी टोल्ड मी कि उनका एक कॉन्फ्रेंस है कनाडा में, और मैं अमेरिका में, और कनाडा अमेरिका नेबरिंग कंट्रीज है। तो मैं सोचा इससे अच्छा मौका शायद मिलेगा नहीं उससे मिलने के लिए। तो व्हेन शी केम टू कनाडा फॉर हर कॉन्फ्रेंस, मैं भी उसको पहली बार मिलने गया था। एंड दैट्स हाउ वी फर्स्ट मेट। हम पहली बार कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट पे मिले थे। और उसके बाद तो एवरीथिंग इज हिस्ट्री। अभी 3 साल हो गए वो बात को, 3-4 साल हो गए शायद, शादी के 2 साल हो गए। तो या एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, ये पक्का पक्का याद रखिए कि कितने साल हुए, वरना अगर भाभी आसपास होगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है अपने को। मुझे डेट याद है, शायद साल में ऊपर नीचे हो जाता है, पर डेट बिल्कुल याद है। ठीक है, अगर भाभी जब देखेगी तब आप भैया बच के रहना, मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये वाह, मतलब ये इंटरव्यू मुझे काफी मजेदार लग रहा है। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अभी आपने बताया कि आप अपना लेगेसी बिजनेस चला रहे हैं, 65 years ओल्ड। ओके, तो सर हम आपकी बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दीजिए कि आपकी कंपनी क्या नाम है और क्या चीजें हैं, तो ताकि वी गेट सम स्मॉल इंट्रो, ताकि लोग जान सके। तो स्पेशलाइज आपका क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर। बिल्कुल। तो लाइक आई सेड कि हमारी कंपनी का नाम बेलामी फाइन केमिकल्स है। बेलामी फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। इट वाज started in 1957 by my grandfather, Mr. Dinkar Vakil. At the time, he was also a chemical engineer, and उन्होंने हमारे हमारे जो फैमिली का घर है ओपेरा हाउस में, वहाँ पे एक किचन में स्टार्ट किया था। तो वहाँ का किचन ही हैड टेकन ओवर टू मेक बायोलॉजिकल स्टेन्स एंड इंडिकेटर्स। तो वो बनाते थे ऐसे, और मेरी जो दादी है उनकी वाइफ, शी यूज्ड टू गो एंड डिलीवर टू द कस्टमर्स। तो वहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा बढ़ा के इन 1980s में माय फादर जॉइंड द बिजनेस। देन द होल गेम चेंज्ड, क्योंकि हम छोटा बिजनेस तो कर नहीं सकते थे, बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन इज देयर। सो उन्होंने फिर फैक्ट्रियाँ लगाई, वापी में फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे महालक्ष्मी में फैक्ट्री लगाई।
और इवेंचुअली लगभग 20 साल 20-25-30 साल पहले शायद हमारा फाइनली सब स्टेबल हुआ। नवी मुंबई में हमारा यूनिट है अभी, जो अभी भी चल रहा है। And now, apart from biological stains and indicators, we also manufacture ACS reagents. ACS reagents are highly purified, highly specialized reagents that are used in laboratories, universities, hospitals, any kind of testing, mining, those kind of things. And then हमारा second division जो है वो industrial chemicals में है, वो मैं खुद संभालता हूँ। So yeah, industrial chemicals are additive chemicals that are used in the paint industry, ink industry, food processing, wastewater management, pulp and paper, cement. तो काफी सारे industries में ये industrial chemicals जाते हैं as additives. So as additives we make defoamers, anti-foaming agents. तो basically ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा। जब भी कोई manufacturing process होती है तो उसमें झाग बढ़ता है। जब झाग बढ़ता है तो उसको साफ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, और अगर झाग होता है तो एंड प्रोडक्ट में क्वालिटी डिफेक्ट्स आती है। तो वो झाग मिटाने के लिए हम डिफॉर्मर्स और एंटी फोमिंग एजेंट्स बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो रिसर्च कर करके हमने वेटिंग एजेंट्स बनाए। वेटिंग एजेंट्स ज़्यादातर पेंट्स और इंक्स में यूज़ होते हैं। डिस्पर्सिंग एजेंट्स ज़्यादातर पिगमेंटेड इमल्शंस में यूज होते हैं। डीएरेटिंग एजेंट्स, तो ये सारे हैं। Now, just before COVID, we started a third division that is more consumer chemicals. So these are chemicals that we try and sell either B2C or B2 distributor to consumer. So ये consumer chemicals are more home care chemicals. So when I say home care, yeah, we saw कि COVID में काफी ज़्यादा घर renovate हो रहे हैं, काफी सारा घर बन रहे हैं। So we developed waterproofing solutions. We developed sealers for all kinds of natural stones, marble, limestone, sandstone. और उसी से वही technology use करके we developed the waterproofing agents for fabric, for glass, and for wood. तो सारी चीजें जो घर बनाने में लगती है, हम उसके जो coatings होते हैं वो manufacture करते हैं। So that was a brief introduction about our company. That's really nice, sir. मतलब कोई चीज अगर बोलूं इन केमिकल्स में और इसमें छोटी नहीं है, और मुझे काफी खुशी मिल रही है कि आपने अपना टाइम दिया है हमारे चैनल को, एंड आज मैं आपके साथ एक 1-on-1 डिस्कशन कर रहा हूँ। दैट्स रियली ऑनर फॉर मी आल्सो। सो सर, मैं जानना चाहूंगा आप क्या सोसाइटी को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो न्यू जनरेशन आ रही है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कि कैसे वो अपने फ्यूचर को बेस्ट कर सकते हैं? व्हाट्स योर मैसेज फॉर देम? देखो, ऐसे तो मैं मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है कि मैं फ्यूचर जनरेशन को कोई एडवाइस दे सकूं, लेकिन मैं आई कैन टॉक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस based on what I am seeing, based on what I want, and this is purely my opinion, but I think because I travel so much and I see how other countries and other companies in other countries are working, how their perception is in the world, तो मुझे भी ऐसे फीलिंग होता है कि क्यों ना इंडिया का भी परसेप्शन ऐसा हो जो अभी हो रहा है, but it is happening at a very slow pace. And we have the expertise, we have the knowledge, we have the technical know-how, we have the resources. Then why are we lagging behind? So what I noticed is that India right now is not perceived as a manufacturing country for quality products. Some are obviously there, but not overall. जैसे जापान है, तो हिस्ट्री में अगर जाए तो जापान initially was known as a country that manufactured only duplicate products, like how we perceive China as right now. But now if we talk about Japan or we talk about Germany, so we don't, ऐसे ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाता है कि ये जापान से है या फिर ये जर्मनी से है, तो मुझे इसका क्वालिटी का कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है। तो इंडिया में क्या होता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम प्राइसिंग में अटक जाते हैं। तो क्या होता है कि दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कल्चर। ऐसे कोई सही या गलत बात नहीं है, हमारा कल्चर ही, हमारा हिस्ट्री ऐसा है कि वी हैव कम फ्रॉम स्कैरसिटी, लेकिन अभी वक्त बदल रहा है हमारे लिए। तो अभी जो वो हमारे 1 रुपया 2 रुपया बार्गेनिंग करने की मेंटालिटी है,
अगर वो हम धीरे धीरे if we can reduce, तो the higher pricing will obviously translate into higher quality, and this in the long run will benefit our country as a whole. So जो हमारा local sale होता है, we always struggle with the pricing because हमारा culture ज़्यादा price sensitive है. लेकिन जो हमारा export होता है material, वो क्यों India, जो हमारा material export होता है, that quality we are not able to give our local because of this culture that has been happening for the last 100, 200 years because of our history. So I think my message to the youth or to the upcoming generation or to my own generation for that matter is that the pricing, the culture to change about the pricing will take a long time. But if we continue to focus about quality, in the long run, over the next 20 years, over the next 30 years, the perception of our country, the perception of India, the perception of the goods that are being manufactured in India, the perception of everything that is being used from India and the rest of the world will change. And by that, the whole situation of our country will change. So I think those are my thoughts, and these are purely my own opinions. क्या होगा 10, 20, 15 साल के बाद वो हमें पता नहीं है, but at least we have to keep trying. That's really true, sir. We just expect the same. Actually, I also believe in the same way कि quality देना ही necessary होना चाहिए. Pricing will be might be high. अगर आप quality चाहते हो तो आपको pricing देनी ही पड़ेगी अच्छी, क्योंकि विदाउट प्राइसिंग क्वालिटी नहीं बनाई जा सकती. खाना 10 रुपए में भी मिलता है, खाना 1000 रुपए में भी मिलता है, बट क्वालिटी का फर्क होता है. तो ये डिपेंड अपनी सोच पे करता है. हमें चेंज होना पड़ेगा. आज इंडिया में अगर बात करें तो मर्सिडीज भी है और एक नैनो भी है, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है आप किस में जा रहे हो, ठीक है. whatever you choose a car of a 1 lakh, whether you choose a car of a 1 CR, it's choice up to you. It's a quality matters. So quality conscious लोग हो रहे हैं थोड़े, बट अभी भी एक बहुत कम जनरेशन लोग हैं जो इस चीज पे हैं. तो लेट्स होप कि फ्यूचर में ऐसा हो. बिल्कुल ये सब चेंज हो रहा है, बट अगेन माय ओपिनियन वाज फॉर द लॉन्ग टर्म. सो लोग ऐसे भी है जिसका 1 लाख का बजट हो या जिसका 1 करोड़ का बजट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट एज अ मैन्युफैक्चरर, as the youth coming into the country, as the workforce, it's not about just the product, it's also about the service, right? जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो हम कस्टमर के प्रति कंपैशन शो करते हैं, that we are, we have some scope to grow. So that's what I'm trying to say. That's great. So okay, it's very nice to have your interview, sir, in our channel, and we wish कि आपकी जो सोच है वो बहुत जल्दी लोग अपनाएं और आने वाले फ्यूचर में we can see the new India as we are believing in. And मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो पे आए हैं. इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा. राधे कृष्णा सर. राधे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में. और फ्यूचर में अगर किसी को भी या बात करनी हो या कुछ मदद चाहिए हो या मुझे भी कुछ सीखने मिले, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू स्पीक अगेन. Sure. Thank you, sir. It's my honor to have you.